इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिक ट्रांसलेशन के बारे में और उसमें से सारे चीज देखेंगे किस तरह से एक सेंटेंस बनता है और उसके आधार पर ही कैसे बड़े बड़े इंग्लिश के सेंटेंस बनते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आशा करता हूं कि नया वर्ष आप लोगों के जीवन में एक नई खुशियां लेकर के आए। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी के जो सेंटेंस बनते हैं वो बनते कैसे हैं। अंग्रेजी के सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है। जो बेसिक चीजें है वो सब्जेक्ट, वर्ब और एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन इन सभी चीजों में से सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि वर्ब को समझना। यदि हम वर्ब को अच्छा से समझ लेते हैं तो हमें सेंटेंस को समझने में बहुत सुविधा होती है और वर्ब समझ करके हम लोग तुरंत समझेंगे सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट किस तरह से बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, स्पेशली सब्जेक्ट को लेकर के। बच्चे सब सब्जेक्ट मतलब ढूंढ नहीं पाते हैं सेंटेंस में अच्छे से, तो उसको हम सारे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वर्ब्स। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। मतलब कि एक ऐसा वर्ब जो एक्शन डिनोट करता है। वर्ब्स का मतलब होता है एक्शन। जैसे कि हम लोग अभी जैसे चल रहे हैं, ये वॉकिंग हो गया। लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, रीडिंग, राइटिंग, जंपिंग, डांसिंग, स्विमिंग, ये सारे सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं वर्ब के। तो वर्ब का मतलब होता है which denotes an action। मतलब इज कॉल्ड वर्ब। इज कॉल्ड का मतलब होता है कहा जाता है। which denotes an action इज कॉल्ड वर्ब। मतलब जो किसी काम को सूचित करता है, किसी काम के होना सूचित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। तो हिंदी में एक वर्ब क्रिया का डिफिनेशन है, जिससे किसी काम का होना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, डांसिंग, स्विमिंग, जंपिंग, etc। ये सारे वर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये सारे जो फॉर्म्स हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म है। अभी हम वर्ब के फॉर्म के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वर्ब्स क्या है। वर्ब्स एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को डिनोट करता है, जैसे कि उठना, बैठना, खाना, सोना, दौड़ना, टहलना इत्यादि। अब हम लोग समझते हैं वर्ब्स के फॉर्म। वर्ब के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं?
वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं और उसमें से है जैसे कि फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, फोर्थ फॉर्म हो गया और फिफ्थ फॉर्म हो गया। जैसे कि पहला वर्ब लेते हैं हम रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। और इसका सेकेंड फॉर्म रेड होता है और थर्ड फॉर्म रेड होता है। और फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए हम लोग एक सिंपल सा एक वर्ड यूज करते हैं, लास्ट में जो ऐड करते हैं वो है आईएनजी। इसका दूसरा नाम है आईएनजी फॉर्म। READING, रीडिंग। और इसका फिफ्थ फॉर्म होता है रीड्स। ऐसे लगा देते हैं तो हम ये बन जाता है फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही वर्ब है और उसके 5 फॉर्म्स है। पहला फॉर्म है रीड, दूसरा फॉर्म है रेड, तीसरा फॉर्म है रेड, फोर्थ फॉर्म है रीडिंग, आईएनजी इसमें लगाते हैं, और फिफ्थ फॉर्म है रीड्स, जिसमें हम जनरली हम लोग एस या एस लगाते हैं तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इस तीनों का ना स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसको पढ़ा अलग अलग जाता है। जैसे इसको पढ़ते हैं हम लोग रीड, इसको पढ़ते हैं रेड, इसको पढ़ते हैं रेड, और ये हुआ रीडिंग और वो हो गया रीड्स। बच्चा को अक्सर करके कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा वर्ड है जैसे कि गो। गो का मतलब होता है जाना। गो का मतलब जाना। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेन, और इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। इसका फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है गोज। ये दोनों फॉर्म्स जो होते हैं ना वर्ब से आसान होते हैं। इसमें बस आईएनजी लगा दो और इसमें एस या एस लगा दो तो वो बन जाते हैं फिफ्थ फॉर्म। जनरली हम लोग ईएस लगाते हैं जब वॉवेल आ जाता है, तब वॉवेल ए ई आई ओ यू होता है। जैसे यहाँ ओ आ गया है तो ईएस लगाते हैं। जनरली हम लोग इस रूल का फॉलो करते हैं, और कोई कॉन्सोनेंट रहता है तो सिंपली एस लगाते हैं। अब एक अब यहाँ पे हम एक और वर्ब लेंगे कम। कम का मतलब होता है, कम का मतलब आना। इसका सेकंड फॉर्म होता है कैन। इसका थर्ड फॉर्म होता है कम। इसका फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होता है। और यहाँ पे लिखेंगे कमिंग। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देने का बात यह है कि जैसे ही आई एन डी लगाने लगते हैं, यदि यदि वर्ड के लास्ट में ई रहता है तो हम उसको हटा देते हैं और उसके बाद आई एन जी लगाते हैं। जितने भी वर्ड्स आएंगे यदि लास्ट में यदि ई रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। COMES, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ई ही था इसलिए एस। ये हो गया कम का फॉर्म। चौथा लेते हैं जैसे ब्रिंग हो गया। ब्रिंग का मतलब लाना,
और इसका सेकंड फॉर्म होता है ब्राउट, BROUGHT, ब्राउट। और थर्ड फॉर्म होता है ब्राउट, ब्राउट ही होता है ये, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होता है। फिर ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग, और फिफ्थ फॉर्म हो गया ब्रिंग्स। एक चौथा और लेते हैं, सॉरी पांचवा, जैसे लेते हैं डांस। डांस का मतलब होता है नाचना, नाचना या नृत्य करना। इसका सेकंड फॉर्म डांस होता है, और थर्ड फॉर्म में डांसिंग होता है। और यहाँ पे फिर देख रहे हैं कि लास्ट में ई है, यहाँ पे लास्ट में ई है और हमको ING लगाना है। तो सबसे पहले ई हटा दिए और उसके बाद ING लगा दिए, और इसमें हो जाएगा डांसेस। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे वर्ब क्या है और वर्ब के फॉर्म्स कितने हैं। अब हम लोग समझते हैं कि वर्ब होते कितने प्रकार के हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वर्ब? दो प्रकार के वर्ब। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। और मेन वर्ब का ही दूसरा नाम है फाइनाइट वर्ब। इसका एक और नाम है लेक्सिकल वर्ब। LAXICAL, लेक्सिकल वर्ब। और इसी का एक और नाम है ऑर्डिनरी वर्ब। और ऑक्सिलरी का दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब। सिंपल इंग्लिश के सेंटेंस बनाने में ऑक्सिलरी वर्ब्स का ना बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब इस वर्ब को समझे बगैर हम सिंपल सेंटेंस को तो समझ ही नहीं सकते। मेन सेंटेंस जो टेंस के अनुसार होते हैं वो तो अलग की बात है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में इनका योगदान बहुत ज्यादा होता है। और जो जो टेंस जो सेंटेंस टेंस से रिलेटेड होते हैं उसमें तो स्पेशली इनका रोल और ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पे हम समझेंगे मेन वर्ब्स क्या है। तो मेन मुख्य क्रिया इसको हिंदी में बोलते हैं।
तो मेन वर्ब्स मतलब वैसे वर्ब्स को कहते हैं जो टेंस के अनुसार अपना रूप बदलते हैं। मेन वर्ब्स किसको बोलते हैं? वैसे वर्ब्स जो टेंस के अनुसार अपना रूप बदलते हैं। द वर्ब्स दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, जो टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है उसको हम लोग वर्ब्स बोलते हैं। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को फॉर्म बताए थे, पांच के पांच वर्ब के पांच रूप होते हैं वो बताए थे। वो जो रूप बदलता है, यदि कोई वर्ब अपना रूप बदल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैन वर्ब। और जैसे कि इसमें हम लेते हैं, जैसे मैं जाता हूँ का आई गो लिखते हैं, और वह जाता है का ही गोज, और तुम गए का यू वेंट। ये फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ से देखिए एक ही वर्ब है जो अपना अलग अलग रूप बदलता है। यहाँ है फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पास्ट फॉर्म में है वेंट हो गया, और यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म में हो गया। तो ऐसे वर्ब्स जो अपना अकॉर्डिंग टू टेंस अपना फॉर्म्स बदलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मैन वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इसको, हिंदी में हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, मतलब जो मुख्य क्रिया को पूरा करने में मदद करता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स का जो डिफिनेशन है वो ये है कि जो मुख्य क्रिया को मदद करने में, पूरा करने में मदद करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरीज वर्ब। अभी हम बहुत सारे ऑक्सिलरीज वर्ब देखने वाले हैं। ऑक्सिलरी, क्योंकि मेन वर्ब के बारे में अभी हम जस्ट 5 एग्जांपल दिए थे और उसका पांचों रूप बताए। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलरी। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलरीज वर्ब्स के बारे में। तो ऑक्सिलरीज वर्ब क्या है? ऑक्सिलरीज वर्ब है वैसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया को पूरा करने में मदद करता है। इसका दूसरा नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम है इसका? हेल्पिंग वर्ब। अभी जस्ट पहले भी बताए थे हम। तो मॉडल ऑक्सिलरीज में दो होते हैं, सॉरी, ऑक्सिलरीज वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरीज। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। एक नंबर सहायक क्रिया। तो इसमें है आपका इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग, हैव, हैज, हैड, हैज, हैड, हैविंग, आई हियर, हैविंग, फिर है डू, डज, डिड। ये हो गए आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ये क्या है आपका? प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरीज। These verb
इसी को आप लोग को इस विषय में ध्यान देना है, सबसे जरूरत इसी का पढ़ने वाला है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का। दूसरा है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऐसे पढ़ते हैं, मतलब याद रखने के लिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें से ध्यान से देखिएगा, इसकी संख्या 13 होता है, 13 होता है मॉडल ऑक्सिलरीज का। पहला है सेल, हम इसका पास्ट फॉर्म भी लिखते चलेंगे। सेल का पास्ट फॉर्म होता है शुड, ऐसे पेयर के रूप में याद रखिए, विल, वुड, विल, वुड, कैन, COULD, COULD, कुड बोलते हैं इसको, कुल्ड नहीं पढ़ना है इसका, कैन, कुड, और यहाँ पे ही लिख देते हैं shall, should, will, would, can, could, may, might, अब उसके बाद है नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू। देखिए तो 13 पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक लास्ट में है, इसमें एक छूट गया है, नीड, डेयर और मस्ट। तो ये 13 मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हमको जो अभी पढ़ना है, जो हम लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब का। आप लोगों को ध्यान देना है प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में। मॉडल ऑक्सिलरीज जब हम एक दिन फिर से अलग से क्लास लेंगे तो उसमें हम सारे मॉडल ऑक्सिलरीज को क्लियर करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को प्राइमरी ऑक्सिलरीज पे ध्यान देना है। इसमें से आपका है ये, एक बार हम फिर से इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब। तो आई होप आप लोग इस टॉपिक को अच्छा से समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने वर्ब्स के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम पहले भी हम बताए हुए हैं कि सब्जेक्ट क्या है। वर्ब को पढ़ करके सब्जेक्ट को पढ़ना ज्यादा आसान होता है, इसीलिए पहले हम वर्ब्स पढ़ा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। अब यहाँ पे क्या है कि पहले तो वर्ब्स होते हैं, मतलब एक्शन वाले वर्ड। अब यदि एक्शन करने वाले यदि वर्ड हैं तो एक्शन को करने वाला भी तो होगा ना। जैसे कि रीड है, गो है, ब्रिंग है,
स्विम है। ये सारे वर्ब्स हैं, इसको तो करने वाला भी होगा, तो इसी को जैसे क्रिया को करने वाले को ही कर्ता बोलते हैं। क्रिया को करने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। मतलब डूअर। इसे मतलब डू मतलब होता है ना करना, डू का मतलब करना और डूअर मतलब करने वाला। जिस तरह टीच मतलब होता है पढ़ाना और टीचर मतलब पढ़ाने वाला, जैसे ई आर लगा देते हैं तो उसमें से वो उसको करने वाला बन जाता है। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे हैं? सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो किसी क्रिया को करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आते हैं कौन मुख्य रूप से सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला है यहाँ पे आई। आई का मतलब होता है मैं। उसके बाद है वी। वी का मतलब होता है हम लोग। उसके बाद होता है यू। यू का बहुत सारा मीनिंग होता है। तुम, तुम लोग, आप, आप लोग, तुम सब, आप सब। ये सारे हैं। उसके बाद है ही। ही का मतलब वह, पुरुष के लिए। और सी का मतलब वह स्त्री के लिए। इट मतलब इट का मतलब यह, ये निर्जीव के लिए। अब इसका प्लूरल फॉर्म्स होते हैं दे। दे का मतलब वे लोग। और उसके बाद है आपका दिस। दिस मतलब यह। उसके बाद है दैट। दैट मतलब वह। इशारा करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इतने सारे जो बेसिक्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको तो जानते ही नहीं होंगे, लेकिन जो जिसे नहीं पता है वो यहाँ पे इसे अच्छा से समझ लीजिए। अब है यहाँ की, अब हमें सब्जेक्ट जैसे ही यदि हम पढ़ते हैं उसी समय हमें पर्सन्स भी पढ़ने चाहिए। पर्सन मतलब कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकेंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है। तो अब हम लोग थोड़ा सा पर्सन के बारे में पढ़ते हैं।
ये तो बेसिक्स वर्ड्स हैं। पर्सन, इसको हिंदी में बोलते हैं पुरुष। तो पर्सन कितने प्रकार के आते हैं? पर्सन 3 प्रकार के आते हैं। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? तो जैसे इसके बारे में जनरली ये बात पता चलता है, फर्स्ट पर्सन जिसके जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जो सुनता है उसको सेकंड पर्सन बोलते हैं, और जो जिसके बारे में बोला जाए उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। तो ये सारे डिफिनेशंस हैं, मतलब बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाए वो थर्ड पर्सन। ये जनरली मतलब डिफिनेशन। लेकिन यहाँ पर हम सीधा बच्चों को एक बात बोलते हैं याद रखने के लिए, और बच्चों को जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में कंफ्यूजन कैसे होता है उसको जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बात सीधा याद रखेंगे, आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। यू सेकेंड पर्सन होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं दुनिया में 2 ही है जो फर्स्ट पर्सन है, आई और वी, और एकलौता है दुनिया में यू जो सेकंड पर्सन है। अब यदि हम इस तीनों का बात, इस तीनों को छोड़ दें, आई वी यू, इस तीनों को छोड़ दें तो दुनिया का सारा चीज थर्ड पर्सन ही होता है। मतलब जो चीज हमें आंखों से दिखाई देता है वो सारे क्या है? थर्ड पर्सन। जैसे कि हमें खिड़की दिखाई दे रहा है, खिड़की थर्ड पर्सन है। हमें पंखा दिखाई दे रहा है, पंखा थर्ड पर्सन है। हमें बेंच दिखाई दे रहा है, ये बेंच थर्ड पर्सन है। ये कुर्सी दिखाई दे रहा है, कुर्सी। इवन ये कैमरा मोबाइल जो दिख रहा है, ये सारे क्या है? थर्ड पर्सन है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आई वी यू, इस तीनों को यदि छोड़ दिया जाए तो दुनिया का सारा चीज क्या है? थर्ड पर्सन। तो उसी में आ जाता है ही सी ईट, ही सी ईट दे, और यदि कोई नाम सब आ जाएगा तो नेमिंग वर्ड सब आ जाएगा तो वो सारे सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी यहाँ पे हम बच्चों को जो स्पेशल कंफ्यूजन होता है थर्ड पर्सन के बारे में वो बताने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आई होता है फर्स्ट पर्सन, लेकिन आई जब किसी को इंगित करने लगता है, जैसे माई फ्रेंड, ये हो गया आपका थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। मतलब आई है फर्स्ट पर्सन लेकिन माई फ्रेंड है थर्ड पर्सन। माई फादर, इसी बात को ध्यान रखना है। वी है फर्स्ट पर्सन लेकिन आवर, माई का मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा। आवर कंट्री, COUNTRY, आवर कंट्री। आवर फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स, ये है आपका थर्ड पर्सन। मतलब वी है फर्स्ट पर्सन लेकिन आवर कंट्री, आवर फ्रेंड्स, आवर सोसाइटी, ये सारे सब क्या हो जाते हैं? थर्ड पर्सन हो जाते हैं। उसी प्रकार यू तो है सेकेंड पर्सन
लेकिन इससे जो बन जाता है रिलेशन, जब ये बताने लगता है, जैसे योर सिस्टर, योर मदर, योर फादर, ये सारे वर्ड्स थर्ड पर्सन होते हैं। मतलब कि हमेशा एक बात आप लोग को याद रखना है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और इस तीनों को छोड़ करके जो दुनिया में जो कुछ भी बचता है वो सारे के सारे थर्ड पर्सन है। तो समझ में आ गया होगा आई होप पर्सन के बारे में। अब यहाँ पे होते हैं कि एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। तो सिंगुलर का मतलब तो जिससे एक का बोध होता है उसे सिंगुलर बोलते हैं, और एक से अधिक अधिक का बोध होता है उसे हम प्लूरल बोलते हैं। जैसे कि माय फ्रेंड, यहाँ पे एक फ्रेंड है तो ये है वह सिंगुलर। और जैसे कि हम लोग बोलते हैं आवर फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त हैं, तो वो हो गया आपका प्लूरल। तो सिंगुलर, प्लूरल, पर्सन, सब्जेक्ट, वर्ब, हम अभी तक में इतने सारे चीज को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग मतलब कि ये जो होता है ना एक बेस जो तैयार किए, अब इस बेस के आधार पर अब हम लोग आगे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, जो कि अब जो मतलब जी जो पढ़ाएंगे, जो ट्रांसलेशन सब्जेक्ट सब बताएंगे, वो आपको समझने में बहुत ज्यादा आसान होगा। सिंपल सेंटेंस, हम लोग पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एडवांस में जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुछ चीजें दिमाग में रख लेते हैं, जैसे कि आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, वी, यू, दे, और इस सब के साथ यदि इसका कोई प्लूरल फॉर्म आएगा तो उसमें आर लगता है। ही, सी, इट, और कोई नेम आ जाएगा तो सिंगुलर रहेगा तो उसमें हम लोग इच लगाएंगे। ये बेसिक चीजें हम लोग याद रखते हैं। इतना सारा चीज लिख करके आप लोग रख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं पहला सेंटेंस। जैसे मैं एक छात्र हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हूँ जो है यही है ऑक्सिलरी वर्ब। तो सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जिसमें केवल सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब और ऑब्जेक्ट भी रहते हैं, और ऐसे सेंटेंस भी होते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब यूज होते हैं, और वो स्पेशली टेंस में होते हैं। हम लोग अभी यहाँ पे सिंपल सेंटेंस पर, तो इसका हो जाएगा अंग्रेजी। पहले यहाँ पे जैसे ही अंग्रेजी ट्रांसलेशन का जो बेसिक मतलब होता है, जैसे ही हम लोग सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट लिखने के बाद तुरंत बाद हम लोग करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं। मतलब वर्ब आता है या ऑक्सिलरी वर्ब आता है, इसी दो में से आएगा। और ये दोनों वर्ड्स हमें मिलते हैं कहाँ पे, लास्ट। हिंदी में लास्ट में मिलता है, जबकि अंग्रेजी में सब्जेक्ट के जस्ट बगल में। इसका क्या हो जाएगा, आई एम ए स्टूडेंट।
दूसरा हो जाएगा आप एक शिक्षक हैं। यू आर ए टीचर। वे लोग, पहले जुमला देख लेते हैं। वह एक नेता है। He is a leader. He is a leader. वे लोग किसान हैं। वे लोग किसान हैं। They are farmer. They are farmer. ये सब बेसिक सेंटेंस है अंग्रेजी के। इसके अलावे अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस की ओर बढ़े, जो कि थोड़ा मतलब कि समझने में दिक्कत होगा, लेकिन उसको हम अच्छी तरीका से समझाएंगे। ये सारे तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी एक बार हम सोचे कि बेसिक रूप से मतलब कि बच्चे को याद दिलाया जाए। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस की ओर। जैसे हम यदि आपको बोलते हैं भागलपुर का पानी साफ है, पहला सेंटेंस। मतलब ये 4 पढ़ा दिए थे, ये 5। भागलपुर का पानी साफ है। चलिए, साफ नहीं भी है फिर भी एक सेंटेंस लिए है, भागलपुर का पानी साफ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट है कौन। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर भागलपुर मतलब है सब्जेक्ट, कोई बच्चा बोलेगा कि सर पानी है। दरअसल में ऐसा बात नहीं, मतलब भागलपुर का पानी ये सारा मिलकर के एक सब्जेक्ट है। क्या है? भागलपुर का पानी ही क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 नाउन आया हुआ है। एक है भागलपुर और दूसरा है पानी। ये भागलपुर प्रॉपर नाउन है और ये पानी मटेरियल नाउन है। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का 2 नाउन का, के, की से जुड़ा हुआ रहे तो उसको हम ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से करते हैं। जैसे कि ऑफ का मतलब होता है का, के, की, ये हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे। जैसे पहले हम लोग लिखेंगे पानी का अंग्रेजी, उल्टा ट्रांसलेशन करते हैं। पानी का अंग्रेजी पहले लिखना है और उसमें द लगाना है। ये डिफिनिट होता है, द वाटर ऑफ। लेकिन जब भी प्रॉपर नाउन आ जाए तो उसमें द का प्रयोग नहीं किया जाता है। भागलपुर प्रॉपर नाउन है इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा इसमें। द वाटर ऑफ भागलपुर।
लेकिन प्रॉपर नाउन का जब भी हम सेंटेंस के बीच में भी लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, इस बात को भी ध्यान देना। तो पहला हो गया द वाटर ऑफ भागलपुर। अब है क्या है, इज क्लीन। द भागलपुर ऑफ वाटर इज क्लीन। जैसे दूसरा है नदी का पानी गर्म है। इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग पहले शुरू करेंगे द वाटर ऑफ द रिवर। यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन नहीं है, यहाँ पे द वाटर ऑफ द रिवर इज हॉट। अब हम लोग इस तरह से ही और सारे सेंटेंस पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यह क्लास अब कर लेंगे और इसमें से बहुत सारे सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे जो बेसिक्स, और आप लोगों को पढ़ने में बहुत मन भी लगेगा। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग ड्रॉप करते हैं, मिलेंगे अब अगले वीडियो में नए सिरे से। तब तक के लिए धन्यवाद।